हरीश सर की प्लांट ब्रीडिंग, बढ़िया बढ़िया। जस्ट मेरे बाद ही है ना, जस्ट इसके बाद है। ओके नाइस, ठीक है। तो हम सोइल फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे थे, और सोइल फॉर्मेशन आपने कहाँ तक लेकर रखा है? फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन में अपन ने दो चीजें पढ़ ली है, एक पढ़ा है सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस, एक सोइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स। फैक्टर्स तो अपन ने पढ़ लिए पूरे। प्रोसेस में हम पढ़ रहे थे टू टाइप की प्रोसेस होती है, फंडामेंटल एंड स्पेसिफिक। फंडामेंटल चार प्रोसेस है, कौन कौन सी? आइलुविएशन, इलुविएशन, हॉरिजोनाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन। उसके बाद में अपन पढ़े स्पेसिफिक सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। उसमें टू टाइप की है, जोनल एंड इंट्राजोनल। जोनल में अपन ने तीन टाइप की लिखी, कैल्सिफिकेशन, पोर्जोलाइजेशन एंड लेटराइजेशन। फिर अपन पढ़ रहे थे इंट्राजोनल। इंट्राजोनल में आपने क्या लिखा था? सैलिनाइजेशन, डेफिनेशन लिख ली थी, और लास्ट तक क्या लिखा? क्लाइमेट, वार्म एंड एरिड। ओके, सैलिनाइजेशन अपन वापस आज से शुरू करते हैं, क्या होता है इसको अपन डिस्कस करते हैं। सैलिनाइजेशन क्या पढ़ते हैं? सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन क्या होता है? सैलिनाइजेशन का मीन है सैलाइन सोइल का फॉर्मेशन। तो ऐसे प्रोसेस जो सैलाइन सोइल बनाती है। अच्छा, स्पेसिफिक जो ये सारी की सारी कैसी है? स्पेसिफिक सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस है। और स्पेसिफिक का मीन ही होता है कि पर्टिकुलर सोइल के अंदर पर्टिकुलर एक डिफरेंट टाइप की सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस होगी। लाइक सैलाइन सोइल के लिए कौन सी है? सैलिनाइजेशन। तो इससे कौन सी सोइल फॉर्म होती है? सैलिनाइजेशन से फॉर्मेशन ऑफ सैलाइन सोइल। विच सोइल? सैलाइन सोइल। और सैलाइन सोइल में क्या होता है? सैलाइन सोइल में आप लिखिएगा मत अभी। सैलाइन सोइल में क्या होता है? सैलाइन सोइल में होता है accumulation of soluble salts on soil surface। soil surface पे यदि soluble salts का accumulation हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सैलिनाइजेशन। क्या कहते हैं? सैलिनाइजेशन। ठीक है, तो सैलिनाइजेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ soluble salts on soil surface। अच्छा, ऐसा होगा क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए सोइल है, डेवलपमेंट फेजेस से निकली होगी, इसमें कुछ फॉर्मेशन प्रोसेस हुई होगी, और इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स का लीचिंग आउट हुआ होगा। जब ये फॉर्मेशन हो रही थी तो लीचिंग आउट हो रहा था, तो जितने भी सॉल्ट है वो सारे कहां जमा हो गए? लोअर सरफेस में। लेकिन जब टेम्परेचर वार्म हो जाता है एंड जो क्लाइमेट है वो एरिड हो जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर जब सनलाइट बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, तब क्या होता है? वाटर इवोपरेट होता है, वाटर उड़ता है। तो जब वाटर इवोपरेट होता है तो नीचे की लेयर्स का वाटर भी कहाँ आएगा? ऊपर की ओर। और अपने साथ कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स को क्या करके लेके आएगा? डिसॉल्व करके लेके ऊपर आएगा। ऊपर आते ही ये किसमें चेंज हो जाएंगे? पानी चेंज हो जाएगा वेपर में, तो वो कहाँ उड़ जाएगा? वेपर फॉर्म में उड़ जाएगा। लेकिन जितने भी सॉल्ट है वो सारे के सारे कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे? सरफेस पे। तो सरफेस पे कौन एक्यूमुलेट हो गया? सॉल्ट। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन से कौन सी फॉर्म होती है सॉइल? सैलाइन सॉइल। बना दीजिए। लिख दिया? अच्छा, तो इससे कौन सी सोइल फॉर्म होती है? सैलाइन सोइल। अच्छा, सैलाइन सोइल क्या होती है?
सैलाइन सोल क्या होती है? सैलाइन सोल वो होती है जिसमें सॉल्युबल सॉल्ट ज्यादा होंगे। तो इसमें क्या होता है, डोमिनेंट होते हैं सॉल्ट्स, डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से सॉल्ट? तो मेनली होते हैं सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। डोमिनेंट सॉल्ट कौन से होते हैं? सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मीन क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सॉल्ट जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं। लेकिन यदि कभी डेफिनेशन पूछा जाए तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट डोमिनेंट होते हैं और जिनके अंदर सॉल्ट ज्यादा होता है वो उनकी ईसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी क्या होती है? हाई होती है। तो इनकी जो ईसी होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो होती है मोर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर, मोर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर। इनका जो पीएच होता है वो होता है लेस देन 8.5 एंड इनकी जो ईएसपी होती है वो होती है लेस देन 50। कौन सी सोइल होगी? सैलाइन सोइल। अच्छा, कौन से रीजन में होगी, कौन से एरिया में होगी? एरिड रीजन में और डेजर्ट एरिया में। एरिड रीजन में क्या होता है? लॉन्ग टर्म एरिडिटी होती है, लॉन्ग टर्म वाटर स्केसिटी होती है एंड टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सैलाइन सोइल की ईसी कितनी है, तो मोर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर, पीएच लेस देन 8.5 एंड ईएसपी इज लेस देन 15%। क्यों होता है ऐसा? अच्छा, डोमिनेंट सॉल्ट में आपको कोई सोडियम दिख रहा है क्या यहाँ पे? और ये जो ईएसपी होता है, ईएसपी मीन होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। टोटल कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के अंदर एक्सचेंजेबल सोडियम कितना है, वो कंट्रीब्यूशन होता है एक्सचेंजेबल सोडियम। क्या इसमें एक्सचेंजेबल सोडियम ज्यादा है क्या? है भी नहीं। तो 15 से कम है, ज्यादा है? कम है। 15 से क्या है? कम है। पीएच भी 8.5 से क्या है? कम है। लेकिन इसी 4 से क्या है? ज्यादा है। नोट कर दीजिए। बिल्कुल, सैलिक हॉरिजन बोलते हैं। ठीक है। और अपन इसके बारे में क्या जान सकते हैं? तो जो सैलिनाइजेशन प्रोसेस है, इससे कौन सी सोइल बनती है? सैलाइन सोइल बनती है। कौन सी सोइल बनती है? सैलाइन सोइल। कौन से एरिया में? एरिड एंड सेमी एरिड एरिया। जो एरिड रीजन है, जहाँ पे वाटर क्या है, रेनफॉल क्या है, कम है। ठीक है। तो ये कौन से सैलिनाइजेशन जो प्रोसेस जिस हॉरिजन में होती है, उस हॉरिजन का नाम होता है सैलिक हॉरिजन। कौन सा हॉरिजन? सैलिक। कौन सा हॉरिजन? सैलिक हॉरिजन। ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख दिया? ठीक है। अच्छा देखो, इसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट एंड क्लोराइड तो क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। तो डोमिनेंट आयंस कौन से हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट एंड क्लोराइड। लेकिन लेस अमाउंट के अंदर सोडियम के सॉल्ट भी होते हैं। लेकिन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा, सोडियम के होते हैं कार्बोनेट एंड
बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट किसमें होते हैं? सैलाइन सॉइल। लेकिन याद रखिएगा सोडियम का टोटल परसेंटेज 15 से क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, यदि ये बात करें तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, फिजिकल कंडीशन ऑफ दिस सोइल, फिजिकल कंडीशन of this soil are good. Physical conditions of this soil are good. क्यों? ये बाद में लिखिएगा। देखो, जब किसी सोइल के अंदर एग्रीगेट्स बनते हैं, एग्रीगेट क्या होते हैं? अपन जब फिजिक्स पढ़ेंगे, सोइल फिजिक्स, तब अपन समझेंगे। एग्रीगेट का मीन होता है क्लम्स, सोइल आपस में जुड़ जाती है और जब जुड़ती है एग्रीगेट बनते हैं तो गुड स्ट्रक्चर बनती है, अच्छी स्ट्रक्चर बनती है प्लांट ग्रोथ के लिए। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम हेल्प करता है। क्या करता है? कैल्शियम हेल्प करता है, क्योंकि कैल्शियम का जो नेचर होता है वो होता है फ्लोक्यूलेशन का। किसका होता है? फ्लोक्यूलेशन। कैल्शियम हमेशा फ्लोक्यूल बनाता है, मतलब एग्रीगेट बनाता है। क्या बनाता है? एग्रीगेट। तो जिस भी सोइल के अंदर कैल्शियम अच्छा होगा, अच्छे एग्रीगेट बनेंगे, अच्छे फ्लोक्यूल बनेंगे, और अच्छे फ्लोक्यूल बनेंगे तो स्ट्रक्चर भी क्या होगी सोइल की? अच्छी होगी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में आता है सोडियम। सोडियम का जो नेचर होता है वो होता है डीफ्लोकुलेशन का। कैसा होता है? डीफ्लोकुलेशन। मीन वो क्या करता है? एग्रीगेट को ब्रेक करता है, डिस्पर्स करता है। तो जिसमें भी सोडियम ज्यादा होगी वहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगी सोइल की वो कैसे बनेगी? पुअर बनेगी। तो इसमें ज्यादा डोमिनेट क्या है? कैल्शियम या सोडियम? कैल्शियम। तो सोइल की स्ट्रक्चर अच्छी होगी या बुरी होगी? अच्छी होगी। तो इसमें फिजिकल कंडीशन अच्छी होती है। लेकिन यदि अपन बात करें प्लांट ग्रोथ की, प्लांट वाटर अपटेक की एंड प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक की, but due to highly presence of highly presence of salt on या salts in rhizosphere। अच्छा, पता है राइजोस्फीयर क्या होता है? राइजोस्फीयर, राइजोस्फीयर होता है रूट्स के आसपास का एरिया। ये जो एरिया है वो सारा का सारा क्या है? राइजोस्फीयर। रूट्स के आसपास का एरिया को क्या बोलते हैं? राइजोस्फीयर। तो ड्यू टू हाईली प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन राइजोस्फीयर रीजन ऑफ soil, osmotic pressure, osmotic pressure or osmotic potential is also high, and due to high osmotic potential क्या होता है? एक्सो ऑस्मोसिस होता है। ये क्या होता है अभी अपन बताएंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए।
लिख दिया क्या? ये समझते हैं अपन, ऊपर वाली बात तो समझ में आ गई। जो कैल्शियम वाटर फ्लोक्युलेशन बनाएगा, जिससे स्ट्रक्चर फिजिकल कंडीशन सॉइल की क्या हो जाएगी, गुड हो जाएगी। लेकिन अपन बात समझते हैं, मान लीजिए अपनी सॉइल है, इस सॉइल के अंदर अपन ने प्लांट्स ग्रो किया। प्लांट्स की रूट्स क्या करती है? प्लांट की रूट्स हेल्प करती है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड वाटर में। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा? रूट्स हेल्प करेगी। जब कोई सोइल सैलाइन हो जाती है, सॉल्ट एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो ऐसी सोइल के अंदर राइजोस्फीयर में क्या हो जाएगा? सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा? सॉल्ट। सॉल्ट का मीन है कि यहाँ पे बहुत सारे आयंस हो जाएंगे, और जब सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं आउटर द राइजोस्फीयर या आउटर द रूट सरफेस ऑफ प्लांट, तो क्या होगा कि सोइल में जब सॉल्ट ज्यादा हो जाते हैं रूट्स के बाहर, तो आपने कभी अंगूर को नमक के घोल में रखा है क्या? अंगूर को, तो आप नमक के घोल में अंगूर को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। आप रख के देखना, जब अंगूर को आप नमक के घोल में रखेंगे तो नमक के घोल में नमक ज्यादा होने की वजह से जो अंगूर के अंदर का पानी है वो भी कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। एक क्या होता है? डिफ्यूजन एंड एक होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मीन होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूवमेंट होना किसी पार्टिकल का। लेकिन ऑस्मोसिस क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर तो जाएगा सॉल्वेंट। कौन जाएगा? सॉल्वेंट। या फिर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जहां होगा वहां का सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जहां होगा उसकी तरफ क्या होगा? देख लीजिए कि मान लीजिए ये लेयर है एक, इस लेयर के दो तरफ अपने दो टाइप के विलियन भर रखे हैं। एक जो विलियन है इनके अंदर जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, और इसके अंदर सॉल्ट जो है वो क्या है? ज्यादा है। सॉल्ट ज्यादा है इसका मतलब इसके अंदर जो घोलने वाला है सॉल्वेंट वो क्या है? कम है। और ऐसी कंडीशन के अंदर वाटर का जो मूवमेंट होगा वो वहां की ओर होगा जहां पे पानी कम है। जहां पे पानी क्या है? कम है। तो पानी कहां से आएगा? जहां यहां अपना है, ये अपना ग्रेप है, और बाहर का जो विलियन है उसमें बहुत ज्यादा नमक है, तो बाहर नमक ज्यादा होने की वजह से क्या है? पानी क्या है? कम है। तो अंदर का पानी कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। अंदर के पानी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। क्या होता है? नमक का पानी नहीं होता ना, वो पानी होता है ओनली, तो उसमें वाटर अंदर। अच्छा, उसमें अंगूर नहीं डालते होंगे? यदि आपने अंगूर डालना है तो पिचकना नहीं होगा उसके अंदर। हाँ, किशमिश फूल जाती है, किशमिश के अंदर वैसे ही पानी नहीं है लेकिन बाहर पानी है। आप किशमिश को सब्जी में डालिए, भले नमक ज्यादा डाल दीजिए, लेकिन किशमिश के कंपेयर में पानी सब्जी में ज्यादा है ना, तब वो सब्जी वाला पानी कहाँ जाएगा? किशमिश में। तो क्या हो जाएगा? अंगूर बन जाएगा, फूल जाएगा वापस। उसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, पानी अंदर चला गया है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जब प्लांट की रूट्स के बाहर बहुत ज्यादा नमक है, तो प्लांट के अंदर का वाटर कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। लेकिन प्लांट एक्चुअल में रूट्स करती क्या है? बाहर के वाटर को अंदर लेती है। अब क्या हो गया? अंदर का वाटर कहाँ आ गया है? बाहर आ गया। अच्छा हुआ है बुरा? बुरा हो गया ना। इसलिए ये जो है सेकेंड इफेक्ट जो है वो अच्छा नहीं है सैलाइन सोइल का, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे अच्छा है। सोइल के लिए तो अच्छा है, बट प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या है? अच्छा नहीं है। तो इसमें क्या होता है? सैलाइन सोइल good in physical condition of soil, physical condition, but 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 harmful for plant growth
ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये है आज की क्लास की क्या, आज का क्लास का एसेंस यही है, ये वाली बात कि सैलाइन सोइल गुड होती है फिजिकल कंडीशन में, सोइल के लिए बुरी नहीं है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है, बुरी है। इसलिए इस सोइल को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लमेटिक सोइल बोलते हैं, सॉल्ट अफेक्टेड सोइल बोलते हैं, सोइल विच आर नॉट फिट फॉर better plant population, better plant growth, good growth of plant. फर्स्ट लिखी सैलिनाइजेशन, ठीक है, सेकेंड नंबर पर लिखिए एल्कलाइजेशन, ये लिख लिया। सेकेंड प्रोसेस लिखिए सोइल फॉर्मिंग की, also known as solanization, solanization। क्या कहते हैं, सोलोनाइजेशन। ये क्या होता है, एल्कलाइजेशन। एल्कलाइजेशन का मीन होता है कि सोइल की सरफेस पर किसका एक्यूमुलेशन होना, सोडियम और सोडियम साल्ट्स का। यदि सोइल की सरफेस पे सोडियम और सोडियम साल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्कलाइजेशन। क्या होती है, एल्कलाइजेशन। तो लिखिए इसमें, लिख लिया, आल्सो नोन एज सोलोनाइजेशन। सोलोनाइजेशन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सोलोनाइजेशन। तो इसमें लिखिए accumulation of sodium ions, accumulation of sodium ions on exchangeable complex of clay particles is known as alkalization। इसमें दो टाइप की बातें हैं। इसमें होता क्या है, मान लीजिए सोइल है और कुछ सोइल के पार्टिकल्स हैं, तो इसमें क्या होगा, सोडियम सॉल्ट जो होगा, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सारा का सारा कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, सरफेस पर। लेकिन जो सोडियम आयन होगा वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो जो क्ले की सरफेस होती है, वो क्ले की सरफेस के ऊपर नेगेटिव आयन होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। और इन नेगेटिव आयंस के ऊपर क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा, पॉजिटिव सोडियम आयन कैटायन। और जब ये सोडियम आयन एक्सचेंजेबल साइट पर 15% से ज्यादा हो जाते हैं, कितने से, 15% से ज्यादा हो जाते हैं, ऐसी सोइल को बोलते हैं एल्कली सोइल। कौन सी सोइल, एल्कली सोइल। तो एल्कलाइजेशन से कौन सी सोइल बनेगी, एल्कली सोइल। कौन सी सोइल बनेगी, क्यों, क्योंकि एक्सचेंजेबल साइट जो होती है क्ले की, उसके ऊपर 15% से ज्यादा क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, सोडियम एक्यूमुलेट हो जाता है। आगे बात समझो, लिख लीजिए, सही बनाइए, सही सही से बनाइएगा। इसमें क्या होता है, ये अपना सोइल पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल।
क्ले पार्टिकल के सरफेस पे कैसा आयन होते हैं, कैसे, नेगेटिव चार्जेस होता है, और नेगेटिव चार्जेस किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव। जब 15% से ज्यादा हो जाता है एक्सचेंजेबल सोडियम, तो वो सोइल कौन सी होती है, एल्कली सोइल। अच्छा, इस प्रोसेस से सोडियम एक्यूमुलेट हो रहा है या सोडियम लॉस हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो 15 से बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, तो सोइल कौन सी बन जाएगी, एल्कली सोइल। लिखिए इसमें, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। तो कौन सी सोइल बनती है, तो ड्यू टू दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ एल्कली और सोडिक सॉइल्स, कौन डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट Na+। अच्छा, Na+ क्या करता है, डीफ्लोकुलेशन करता है, अच्छा, इसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी होगी बुरी होगी, पुअर है ना, क्यों, क्योंकि सोडियम है, सोडियम ने डिस्ट्रॉय कर दिया स्ट्रक्चर को, तो क्या हो गई, पुअर हो गई। लिख लीजिए, फिजिकल कंडीशन क्या होगी, पुअर होगी। ठीक है, अच्छा, कौन से रीजन में बनेगी, क्लाइमेट कैसा, एरिड क्लाइमेट, कौन सा क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट। ठीक है,
कैसा क्लाइमेट है? एरिड क्लाइमेट। तीसरे नंबर को लिखिए, पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन पेडोटर्बेशन क्या होता है? पेडोटर्बेशन क्या होता है? पेडोटर्बेशन का मीन होता है, पेडो मीन सोइल, टर्बेशन मीन मिक्सिंग। तो मिक्सिंग ऑफ सोइल क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ सोइल। मिक्सिंग मीन जो अपर हॉरिजन है वो नीचे मिक्स होएगा, नीचे वाला हॉरिजन क्या हो जाएगा? ऊपर मिक्स हो जाएगा। ये तीन टाइप का होता है, एक होता है फ्लोरल, एक होता है फाउनल, एक हो जाता है आर्जिली। ये किसकी वजह से मिक्सिंग होती है? ड्यू टू प्लांट्स। ये ड्यू टू एनिमल्स। और ये क्या होती है? ड्यू टू क्ले। और कौन सा क्ले? स्वेलिंग श्रिंकेज क्ले। स्वेलिंग श्रिंकेज क्ले कौन सा होता है? मॉन्ट मोरिलोनाइट। तो मॉन्ट मोरिलोनाइट का नेचर कैसा होता है कि इसको जब वाटर मिलता है तब ये फूल जाता है, जब वाटर नहीं होता तो ये सिकुड़ जाता है। तब फूलेगा सिकुड़ेगा, फूलेगा सिकुड़ेगा, तो वो पूरे सोइल को क्या करेगा भाई? एक सोइल है जो एक बार फूल रही है और एक बार सिकुड़ रही है, तो आपस में क्या हो जाएगी? पहले ऊपर बढ़ेगी, फिर ऊपर बढ़ेगी, सोइल ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? आर्जिलिक पेडोटर्बेशन। ऊपर वाले को फाउनल पेडोटर्बेशन और ऊपर वाले को फ्लोरल। फ्लोरल इज ड्यू टू प्लांट्स, फाउनल इज ड्यू टू एनिमल्स एंड आर्जिली इज ड्यू टू, एंड एक और होता है उसको बोलते हैं क्रायो पेडोटर्बेशन। क्रायो, और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्रॉस्ट। नोट कर दीजिए। लिख दिया? लिख दिया ना? नेक्स्ट लिखिए 4 नंबर पे, ग्लेजेशन। ग्लेजेशन क्या होता है? मान लीजिए कोई सोइल है और उस सोइल के अंदर क्या होता है? मोस्ट ऑफ टाइम पानी भरा रहता है, वाटर लॉक रहता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम पानी भरा रहेगा तो वो सोइल होगी लैक ऑफ ऑक्सीजन। उसमें ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी, और उसमें पुअर ड्रेनेज होगा। और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन और पुअर ड्रेनेज होता है तब क्या होता है कि सोइल के अंदर जो मटेरियल होता है वो रेड्यूस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है?
रेड्यूस्ड, और एज रेड्यूस होकर इसका जो कलर है वो कलर हो जाता है ग्रेइश। कैसा हो जाता है? ग्रे कलर हो जाता है और ग्रीनिश कलर हो जाता है। तो ये जो ग्रे और ग्रीन कलर का जो इम्पार्ट आता है सोइल के अंदर, द फॉर्मेशन ऑफ ग्ले होरिजन इज नोन एज ग्लेजेशन। होता क्यों है? लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर पुअर ड्रेनेज की वजह से। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो ग्ले वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज का है, तो ये रशियन वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? रशियन वर्ड है, जिसका मीन क्या होता है? जिसका मीन होता है ग्रे और ग्रीन क्ले। ठीक है, तो इसमें लिखिए ग्लेजेशन में लिखिए, पहले तो ये लिख लीजिए ग्ले कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? रशियन लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रे और ग्रीन क्ले, ग्रे और ग्रीन क्ले। ग्रे और ग्रीन क्ले। और ग्लेजेशन क्या होता है? तो लिखिए ग्लेजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्ले होरिजन in soil which imparts green or gray color due to reduction of minerals। अच्छा, इसके रीजन क्या है? रिडक्शन के क्यों बनता है ग्ले होरिजन? तो फर्स्ट रीजन तो है पुअर ड्रेनेज। सेकेंड हो सकता है वाटर लॉगिंग, एंड फॉर दिस जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है formation of gley horizon in soil due to reduction of minerals। क्या होता है? ग्लेजेशन। ग्ले कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? रशियन लैंग्वेज का। और मीन क्या होता है? ग्रे और ग्रीन। और ग्रे और ग्रीन जो क्ले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्लेई बोलते हैं। और इसका रीजन क्या है? पुअर ड्रेनेज, वाटर लॉगिंग और लैक ऑक्सीजन की वजह से जो कलर है सोइल का वो कैसा हो जाता है? ग्रीनिश हो जाता है, ग्लेइश हो जाता है, ब्लूइश कलर हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ग्लेजेशन। अच्छा, यदि अब क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे कि डी एल्कलाइजेशन क्या होता है, डी सैलिनाइजेशन क्या होता है, डी कैल्सिफिकेशन क्या होता है, तो ये तीनों ही क्या है? रिवर्स फेस है। कैसी है? रिवर्स फेस है। कैल्सिफिकेशन का रिवर्स फेस डी कैल्सिफिकेशन, सेलिनाइजेशन का रिवर्स फेस डी सेलिनाइजेशन, एंड एल्कलाइजेशन का रिवर्स फेस डी एल्कलाइजेशन। कौन से क्लाइमेट में होगी? ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होगा? बारिश अच्छी होगी, तो जो जितने भी कैल्सियस सोइल है वो सारी नीचे लीच हो जाएगी। जितना भी सैलाइन एक्यूमुलेट हुआ कहाँ चला जाएगा? नीचे। और इसमें जितना एल्कलाइन है कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो इसमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों लिख दो। ये रिवर्स फेस है। तीन और नाम लिख के लिख लीजिए, ये रिवर्स फेस की रिएक्शन है। और इस क्लाइमेट कैसा चाहिए इसके लिए? उन तीनों के लिए कैसा चाहिए था? एरिड। और इनके लिए कैसा चाहिए? ह्यूमिड।
लिख दिया, आगे हेडिंग लगाइए सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल क्या होती है? सोइल प्रोफाइल आपको पता, सुन रखा है नाम तो? सोइल प्रोफाइल नाम सुन रखा है, क्या होता है? अच्छा, नींव खोदते हुए देखे कभी? हाँ, हवा की आवाज आ रही है, ओके। नींव खोदते हुए देखी कभी आपने? नींव, गड्ढा खोदता हुआ देखा है? तो उसमें खोदता हुआ देखा तो क्या ऊपर से नीचे तक सोइल का कलर एक जैसा होता है क्या? सोइल की प्रॉपर्टी एक जैसी दिखती है क्या? देखने में एक जैसी लगती है क्या? अलग अलग दिखती है। अच्छा, आपने कोई ट्यूबवेल खोदते हुए देखा हुआ, ऊपर से इजीली खुद जाती है और नीचे जब पत्थर आने लगते हैं, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, उनको खोद खोद के उनका कचरा बाहर निकालते हैं, देखा होगा ना आपने? तो इसका मतलब है सोइल में अपन डेप्थ में जाएंगे तो उसका एक जैसा लेयर नहीं है, सोइल में डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट मटेरियल से, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर के एक्यूमुलेशन से सोइल बनती है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनती है। तो जब अपन ऊपर से सोइल को खोदना शुरू करते हैं तो सोइल में नीचे की तरफ जाने पर अपन को डिफरेंट कलर की क्या दिखाई देती है? लेयर्स दिखाई देती है। इन लेयर्स को बोला जाता है हॉरिजन। क्या बोला जाता है? हॉरिजन। एंड ऑल दिस हॉरिजन इज नोन एज सोइल प्रोफाइल। तो एक्चुअल में सोइल प्रोफाइल क्या हुई? सोइल प्रोफाइल इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ soil from surface to bedrock is known as soil profile। वर्टिकल सेक्शन है, ऐसा होता तो कैसा होता? हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? वर्टिकल। किसका है? सोइल का। क्या दिखाई देती है? डिफरेंट लेयर्स। क्या बोलते हैं उनको? हॉरिजन्स। क्या कहलाती है? सोइल प्रोफाइल। लिखिए, सोइल प्रोफाइल इज, सोइल प्रोफाइल इज vertical section of, vertical section of soil, soil showing different layers from surface to bedrock। वेरी गुड। वर्टिकल कट और ब्लॉक ऑफ सोइल, वेरी गुड, नाइस। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल शोइंग डिफरेंट लेयर्स फ्रॉम सरफेस टू बेडरॉक। अच्छा, इंडिविजुअल जो लेयर्स होती है उनको क्या बोलते हैं? ये जो लेयर है उनको क्या बोलेंगे? नॉन एज हॉरिजन। इंडिविजुअल लेयर इज नॉन एज हॉरिजन। अच्छा, ये क्या काम आता है सोइल प्रोफाइल? तो सोइल प्रोफाइल, प्रोफाइल present a snapshot of, snapshot or historic record of, historic record of soil formation। सोइल प्रोफाइल से अपन को क्या पता चलेगा? सोइल प्रोफाइल जो होगी ना, उससे अपन को पता चलेगा कि ये सोइल जो है वो कौन से प्रोसेस से बनी है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट किए हैं, टोटल सोइल फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो ये सोइल प्रोफाइल जो होती है वो एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड होता है अपने कोई भी सोइल का। अच्छा, सोइल प्रोफाइल कैसी होती है आपने देखी है क्या? सोइल प्रोफाइल क्या, सब इसके सब प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। सोइल प्रोफाइल दिख रही है? दिख रही है?
ये अपना सरफेस है जहां पे अपने प्लांट्स वगैरह ग्रो हो रखे हैं, ये सरफेस है। इसके नीचे अपन जब खोदना शुरू किया तो देखो ऊपर जो है अलग कलर का है, नीचे अलग है, और ये वाला रीजन अलग कलर का है, ये वाला रीजन अलग कलर का, ये अलग है, और नीचे और पूरा अलग कलर का आ गया। कलर ही अलग नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी भी अलग है। प्रॉपर्टी भी क्या है, अलग है। अच्छा, जो सॉइल हॉरिजन होता है, सॉइल हॉरिजन दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। सॉइल हॉरिजन जो होता है, सॉइल हॉरिजन अलग अलग टाइप के होते हैं। जो अबोव पोर्शन का जो सरफेस हॉरिजन होता है वो कौन सा होता है, ओ हॉरिजन। ओ हॉरिजन को क्या बोलते हैं, द ह्यूमस लेयर और ऑर्गेनिक मैटर रिच हॉरिजन। नीचे इसके जस्ट जो हॉरिजन होता है उसको क्या बोलते हैं, ए हॉरिजन। द टॉप सॉइल लेयर और आउटर मोस्ट सॉइल, क्योंकि इसके ऊपर तो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, तो ये जो होता है, ये जो टॉप मोस्ट सॉइल है ये क्या है, मिनरल हॉरिजन है। कैसा है, मिनरल। कैसा है, मिनरल हॉरिजन। उसके नीचे कौन सा है, ई। उसके नीचे सब सोइल और मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। उसके नीचे सी है, अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल है, लूज है, लेकिन लास्ट में क्या है, सॉलिड पेरेंट मटेरियल। इसको क्या बोलते हैं, बेड रॉक। सरफेस से लगाकर बेड रॉक तक सारी क्या है, प्रोफाइल है। एज इट इज अपने कॉपी में बना दीजिए। गुड, बना दिया। बना दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे, ओ हॉरिजन। कौन सा हॉरिजन, ओ हॉरिजन। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, किसमें रिच होता है, ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है। ओके, किसमें रिच होता है, ऑर्गेनिक मैटर में। ये कौन सा है, अपर मोस्ट हॉरिजन इन फॉरेस्ट
और ग्रासलैंड। absent in cultivated soil। अच्छा, कल्टिवेटेड सोइल में क्यों एब्सेंट होता है? कल्टीवेशन करेंगे तो ये हॉरिजन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगा क्योंकि सबसे ऊपर है, तो सारा का सारा इसका कल्टीवेशन में क्या होता है, अपन मैनिपुलेट करते हैं, तो मैनिपुलेट करते हैं तो नीचे चला जाता है सारा ऑर्गेनिक मैटर और ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए एब्सेंट होता है किसमें? कल्टीवेटेड सोइल। ठीक है, तो कल्टीवेटेड सोइल को और क्या बोलते हैं? अरेबल लैंड। कौन सी लैंड? अरेबल। तो अरेबल लैंड के अंदर ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, जनरली ये टू टाइप का होता है, O1 एंड O2। O1 एंड O2। O1 होता है वो लीस्ट डिकम्पोज्ड होता है, बट O2 जो होता है वो क्या होता है? मोस्ट डिकम्पोज्ड। अच्छा, इसमें अपन क्या है, ऑर्गेनिक मैटर को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कहां से आया होगा। प्लांट्स के रूट्स को अपन पता लगा देंगे, प्लांट्स के रूट्स से ये पत्तियां हैं। अब बहुत बार अपन जंगलों में जाते हैं ना, तो ऐसा काला काला पदार्थ दिखता है, लेकिन वो अपन पता चलता है पत्ती है, ट्विग से, या किसी पशु का गोबर वगैरह होगा, काउडंग होगा, तो ये पता चल जाता है। तो ये लिस्ट डिकम्पोज होगा, अभी डिकम्पोज शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके नीचे वाले लेयर वो डिकम्पोज हो जाती है, अपन उसको इजिली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि क्या है। तो जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कांट बी रिकॉग्नाइज्ड। लिख लीजिए, ऑर्गेनिक मैटर, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, rich in organic matter,